नमस्कार। खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन कार्यक्रम और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में रहे मौजूद। विजेता खिलाड़ियों को सीएम ने किया सम्मानित। बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ और कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। तो इस अवसर पर उन्होंने कई खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि खेल युवाओं के स्वर्गीय विकास का भी माध्यम है और ऐसे आयोजनों से ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी जानकारी दी है। सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना और इस पूरे खेल महोत्सव को जिन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से इसका आयोजन करा, सबका संयोजन करा, समन्वय करा, ऐसे हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, टिहरी लोकसभा की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, श्रीमती विनोद उनियाल जी, अमित सिन्हा जी विशेष प्रमुख सचिव खेल, श्री सिद्धार्थ बंसल जी कार्यक्रम संयोजक और सभी यहाँ पर श्री अभिनव शाह जी मुख्य विकास अधिकारी और आए हुए सभी हमारे खेल विभाग के सभी अधिकारीगण, युवा कल्याण के और अन्य महानुभाव, अभिभावकगण और हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी खिलाड़ी, युवा भाई एवं बहनों, उपस्थित मीडिया के सभी मित्रों, मैं आप सभी का आज के इस सांसद खेल महोत्सव के समापन अवसर पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज का ये अवसर केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को आज नमन करने का भी दिवस है। अटल जी ने अपने जीवन में सिखाया कि राजनीति केवल सत्ता का साधन नहीं है, बल्कि सत्ता के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से राष्ट्र सेवा का संकल्प लेती है, समाज सेवा का संकल्प लेती है। और उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर देश को नई दिशा देने तक, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने तक उन्होंने हमेशा, चाहे देश के वैज्ञानिक हों, देश के शोधार्थी हों, खिलाड़ी हों, युवा हों, सभी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा। और आज खेलों के माध्यम से सशक्त, आत्मविश्वासी, अनुशासित युवा उभर कर भारत को आज आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। वो सच में अटल जी के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज के इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अभी समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए, सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए समापन अवसर पर हम सभी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन भी किया, उत्साहवर्धन भी किया। और अनेक अनेक जो खिलाड़ी आज जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उन सभी प्रतिभाओं को उनसे बात करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा और देश के युवाओं में खेलों के प्रति उनके अंदर एक नई ऊर्जा का, नई उत्साह का संचार करेगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ सांसद खेल महोत्सव ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि मैंने देखा है, स्वयं मैं सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रमों में मैंने भाग लिया और मैंने देखा कि उनके अंदर एक नया उत्साह, नई उमंग, आगे बढ़ने की प्रेरणा और खेल प्रतिभाओं को
पहचान देने का भी एक सशक्त माध्यम बन चुका है। और इस महोत्सव ने प्रदेश के युवाओं को एक ऐसा मंच दिया जिसमें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक खिलाड़ी अपनी पहचान बना सकें, वो आगे बढ़ सकें। साथियों, ये महोत्सव फिट इंडिया, स्पोर्ट इंडिया, स्टोक इंडिया के संदेश को धरातल पर उतारने का भी एक सशक्त उदाहरण है। इसके माध्यम से स्थानीय हमारे खेल, पारंपरिक खेल, लोक खेल, इन सभी को भी पुनर्जीवित किया गया है और हर वर्ग के बच्चे को खेल का अवसर मिले। इस आयोजन ने सिद्ध कर दिया कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने में भी एक सकारात्मक, बहुत प्रभावी माध्यम बन सकता है, जो आज हमारे युवाओं में एक घुन की तरह लग रहा है, उनको खोखला कर रहा है, उनके जीवन को तबाह करने का काम कर रहा है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्रों में आज एक वैश्विक पहचान बना चुका है। ओलंपिक से लेकर विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने आज देश का मान बढ़ाया है। दुनिया का कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां भारत के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा से, मेहनत से अपना परचम न लहरा रहे हो, हमारे देश का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं। उत्तराखंड ने भी इस दिशा में बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। इसी वर्ष हमने हमारे यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने एक शानदार खेलों में अपनी उपलब्धि दर्ज कराकर एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक जीतकर एक नया स्वर्णिम अध्याय उन्होंने जोड़ा है। यह हम सभी के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि अब देवभूमि के साथ साथ हमारा राज्य खेल भूमि के रूप में भी अपनी पहचान बनाने लगा है। आज स्पोर्ट्स के मामले में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे राज्य में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं। पिछले दिनों अनेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का हमारे राज्य के अंदर आयोजन हुआ है। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य के 23 स्थानों पर, प्रमुख शहरों में 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना भी करने जा रही है और इनके माध्यम से 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण इन खेल अकादमियों में प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम जल्दी ही उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज ये स्थापित करने की दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हम प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी हमने नई खेल नीति लागू की है, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित करने का कार्य भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को फिर से लागू किया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों को उनके परिश्रम और उनकी उत्कृष्टता को अवसर और सम्मान मिल सके। साथ ही हमने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की सम्मान राशि से पुरस्कृत भी किया है। साथियों, आज जब हम खेलों को युवा शक्ति, राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव के रूप में देख रहे हैं, तब हमें ये याद रखना होगा कि वर्ष 2014 के पहले एक समय ऐसा भी था जब खिलाड़ियों की मेहनत, प्रतिभा और उनके सपनों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता था और चयन के मानक कुछ और हुआ करते थे, जैसा अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में हम सबको संबोधित करते हुए कहा। क्योंकि उस समय की सरकारें, उनकी कोई खेल नीति नहीं थी, बल्कि खेलों के प्रति राजनीतिक उदासीनता थी और उस शासनकाल में न खिलाड़ियों को पर्याप्त रूप से संसाधन मिलते थे, न आधुनिक सुविधाएं मिलती थी और पारदर्शी व्यवस्था चयन की नहीं होती थी। प्रतिभा की जगह सिफारिश हावी रहती थी और मेरिट को
योग्यता को, प्रतिभा को, क्षमता को बार बार नजरअंदाज कर दिया जाता था। साथियों, ये देश की विडंबना रही है। ग्रामीण और पहाड़ी और सीमांत क्षेत्र के युवा खिलाड़ी उनकी प्राथमिकताओं में कभी नहीं रहे। उनके लिए न तो कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, न प्रशिक्षण की व्यवस्था हुई, न प्रोत्साहन की कोई ठोस नीति बनी। आज खेलों को हम उस समय के समय में खेलों को राष्ट्र निर्माण का माध्यम नहीं माना जाता था, बल्कि केवल भाषणों और औपचारिकताओं तक सीमित रखा जाता था। साथियों, खेल उनके लिए विकास का साधन नहीं था, केवल और केवल उस समय भाषणों और चुनावी एजेंडा हुआ करता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस स्थिति को पूरी तरह से बदलने का काम किया है। आज खेलों के लिए स्पष्ट नीति है, स्पष्ट विजन है और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान का भाव है। आज सरकार खिलाड़ियों को बोझ नहीं बल्कि देश के लिए स्थान मानती है। आज खिलाड़ी सम्मान पा रहे हैं, सुविधाएं और अवसर पा रहे हैं। आज खेल मैदानों से सिर्फ पदक नहीं बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व निकल रहा है, जो उनके जीवन को हर दिशा में सकारात्मक रूप से मदद करने वाला है। और इस उड़ान के कारण आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। साथियों, मैं आज के अवसर पर अपने सभी खिलाड़ियों से एक बात कहना चाहता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत से, परिश्रम से खेलों में प्रतिभाग करें। हमारी सरकार आपको किसी भी असुविधा का सामना नहीं होने देगी, क्योंकि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प वही संकल्प, इसको सिद्धि तक पहुंचाने में आप सब खिलाड़ियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को मजबूत नेतृत्व, सुशासन और विकास की दिशा दी है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने क्या कहा और अटल जी के जीवन, राष्ट्रीय सेवा और इसके साथ ही जन कल्याण के लिए सदैव ही प्रेरणादायक उन्होंने बताया। तो खबर है देहरादून से, जहां पर राज्य के सरकारी स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य होगा। जी हां, बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सरकारी स्कूलों में गीता पाठ पर सीएम धामी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि श्री भगवत गीता कर्म योग का संदेश देती है और इसके साथ ही अगर बच्चे गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे तो उनके मन में अच्छे कर्म करने की भावना रहेगी और बच्चे देश के प्रगति में योगदान दे सकेंगे। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता के पाठ को अनिवार्य किए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भगवत गीता कर्म योग का संदेश देती है, जो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में अहम भूमिका निभा सकती है। सीएम धामी ने कहा है कि यदि बच्चे नियमित रूप से गीता के श्लोकों का पाठ करेंगे, कर्मयोग कि जीवन में कर्म प्रधान है और कर्म करना चाहिए, इसलिए हमारे बच्चे गीता का श्लोक करेंगे तो उनके मन में हमेशा कर्म करने का और अच्छे कर्म करने का जो है हमेशा ध्यान रहेगा और वो आगे देश और प्रगति की उन्नति करेंगे, अपना भी विकास करेंगे और लोगों को भी जो निश्चित रूप से उनका फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगली भालुओं की बढ़ती सक्रियता से लोगों में दहशत का माहौल है। इस मामले पर प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने चिंता जताते हुए इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा है। वन मंत्री ने कहा है कि ये स्थिति असामान्य है और उन्होंने अपने कार्यकाल मंच से पहली बार ऐसा व्यवहार देखने की बात कही। और सुबोध उनियाल ने यह भी कहा कि आमतौर पर इस समय भालू हाइब्रिडेशन में ही चले जाते हैं और इसके साथ ही इस बार उनके व्यवहार में स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले इस मौसम में भालू हाइब्रिडेशन
नेशन में रहते थे, और लेकिन इस बार वे लगातार सक्रियता जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन इसका कारण हो सकता है और इस पूरे मामले की गहन समीक्षा जरूरी है। संघर्ष के जो मामले सामने आ रहे हैं आए दिन देखने को मिल रहे हैं, और लगातार 2 दिन जिस तरीके से भालू ने एक स्कूल में जाकर अटैक किया, क्या कुछ जो है कार्रवाई वन विभाग के द्वारा की? निश्चित रूप से मेरे स्वयं के भी जीवन में मैंने पहली बार भालू के इस व्यवहार में देखा। सबसे बड़ी बात थी आखिर भालू का ये व्यवहार कैसे ये बना है, इसको लेकर हमें निर्देश भी दिए कि इसमें कहीं ना कहीं इसका परीक्षण कराने की आवश्यकता है कि आखिर जो जिस पीरियड में भालू और कुछ और अन्य जीव स्लीपिंग मोड में चल जाते थे, हाइबरनेशन में जाते थे, उस पीरियड में बजाय हाइबरनेशन में जाने के और जिस तरह से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं, इस बार भालू का व्यवहार इतना बदला है कि वो लगातार इस तरह के रोज घटनाएं सुनने को मिल रही है। यही कारण था कि हम लोगों ने इसमें पहली बार वन विभाग को सोलर लाइट देने का प्रावधान किया। उसके बाद हम बुश कटर्स दे रहे हैं ताकि गांव के लोग अपने आसपास जो घास है उसको काटें, और जिसमें कि भालू और जो आपके तेंदुए और लेपर्ड वगैरह इसके अब झाड़ियों द्वार में न रहे। तीसरा, लगातार अवेयरनेस के लिए कंपेनिंग की जा रही है। हमारे वन विभाग के लोग लगातार गाड़ियां चला के ऐसी डिवीजन में लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि गांव के आसपास ये जो फूड वेस्ट डालते हैं इसको न डालें, क्योंकि सबसे इजी टारगेट है, उसके चक्कर में भालू अवधि की तरफ चला आता है। चौथा, जो आज अगर आप देखेंगे स्लीपिंग मोड में जाने के कारण तो भालू 3 महीने खाना नहीं खाता, क्योंकि अब स्लीपिंग मोड में आप चलेगा। ये केवल भालू में नहीं है, कछुआ है, मेंढक है, तमाम इस प्रजातियों के ऐसे जीव हैं जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हाइबरनेशन में जाके स्लीपिंग मोड में जाते थे। आपका सभी के जितने ही परिवर्तन है, तो कहीं ना कहीं मतलब इसका ये लग रहा है कि जलवायु परिवर्तन इसका सबसे बड़ा कारण है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये जो इनके व्यवहार में अंतर आया है, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। और सरकार की संवेदनशीलता तो अब इसी बात से लगती है कि विगत वर्ष हमने जो मानव वन्य जीव संघर्ष में मौत होने पर 4 लाख रुपए तक का प्रावधान 6 लाख किया था, और इस बार हमने उसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया। मनुष्य के जीवन की कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी सरकार की गंभीरता, सरकार की संवेदनशीलता उनके साथ है। और घायलों के लिए जो पैसा मिलता था, कई बार आदमी बड़ा सीरियसली घायल हो जाता था और जो हम मदद करते थे उसको बेचारा उसमें उसका इलाज नहीं हो पाता था। तो इस बार हमने ये भी निर्णय लिया कि जितना भी खर्चा किसी के इलाज में होगा पूरा का पूरा खर्चा सरकार देगी। देहरादून से खबर है, जहां पर राज्य में एसआईआर के लिए 167 नए एईआरओ तैनात, और इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की है अधिसूचना। पहले से 70 ईआरओ और इसके साथ ही 268 एईआरओ कर रहे थे कार्य, और अब कुल ही 435 एईआरओ करेंगे एसआईआर प्रक्रिया पूरी। नए एईआरओ केवल एसआईआर प्रक्रिया के लिए तैनात। तो फिर आपको बताते चले बड़ी अपडेट देहरादून से, जहां पर बीडीओ और इसके साथ ही ईओ, सहायक नगर आयुक्त, कई अधिकारी मतदाताओं से संपर्क, समन्वय, संवाद पर जोर, और जिला के सभी जिलों में ही जिलेवार की भी यहां पर तैनाती। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बताया जा रहा है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर राज्य में एसआईआर के लिए 167 नए एईआरओ तैनात किए गए हैं। क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल सुमन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने ये अधिसूचना जारी की है, और उत्तराखंड में एसआईआर के लिए 167 नए एईआरओ जो है उन्हें तैनाती कर दी गई है। पहले से ही उत्तराखंड में जो है जो 70 ईआरओ तैनात हैं और 268 एईआरओ कार्य कर रहे थे। अब कुल जो है 435 एईआरओ जो है एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जो जानकारी है उसके अनुसार जो पहले से जो एईआरओ तैनात थे, एसडीएम स्तर के तैनात थे, अब और जो 70 एईआरओ थे वो तहसीलदार स्तर के 268 एईआरओ तैनात थे, और 70 ईआरओ एसडीएम स्तर के तैनात थे। अब अपर निर्वाचन अधिकारी हैं जो डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे, उन्होंने बताया कि जो एसईआर के रूप में खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त चकबंदी के साथ ही अन्य अधिकारियों को
नियुक्त किया गया है और बूथ लेवल के अफसरों को आउटरीच अभियान के तहत मतदाताओं से संपर्क करने, समन्वय बनाने के साथ साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में जो नए ERO तैनात किए गए उसमें 11 और चमोली में 20, रुद्रप्रयाग में 8, टिहरी गढ़वाल में 12, देहरादून में 13, हरिद्वार जनपद में 19, पौड़ी गढ़वाल जनपद में 20, पिथौरागढ़ में 14, बागेश्वर में 3 और अल्मोड़ा में 12, चंपावत में 6 और नैनीताल में 11 के साथ साथ उधम सिंह नगर में 18 नए ERO को तैनात कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो SIR की प्रक्रिया है इसको और सरल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जो इससे जोड़ने के लिए और समन्वय स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने ये अधिसूचना जारी की है और उत्तराखंड राज्य में भी इसे फॉलो किया जा रहा है। जी और जी आशीष, जैसे बात करें अगर संवाद पर, जो किस तरीके से ये संवाद करेंगे, किस तरीके से जोड़ दिया जाएगा, पूरी अपडेट किस तरीके से इनका दीजिए कि किस तरीके से ये काम करेंगे। बिल्कुल, जो उत्तराखंड में जो SIR चल रहा है उसको कैसे हर मतदाता को जोड़ने के लिए जो बृहत स्तर पर ये कार्यक्रम चले, इसको लेकर जो पहले से ही जो ERO तैनात थे उसके साथ साथ नए ERO को भी तैनाती दी गई है और ताकि जो माइक्रो लेवल पे कहीं ना कहीं पहले SDM स्तर पर ये और तहसीलदार स्तर पर तैनाती दी गई थी, अब कहीं ना कहीं और अधिकारियों को भी इसमें तैनात किया गया है ताकि जो क्षेत्र होता है, क्योंकि SDM और तहसीलदार स्तर का क्षेत्र काफी बड़ा होता है, अब उसको जो है और छोटे स्तर पर जो तैनाती दी गई है ताकि अधिक से अधिक लोगों को जो है उनको दिक्कतें ना हो और जो BLO होते हैं उनको दिक्कतें ना हो, तो SIR की जो प्रक्रिया है वो निर्बाध गति से जो है पूरी की जा सके। इसके लिए 167 नए अधिकारियों को ये नई जिम्मेदारी जी आशीष जी, आपका फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। सीधा देहरादून लिए चलते हैं जहां पर CM धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। कार्यक्रम में जिनके प्रेरणा से ये लेखक गांव आज एक बहुत विस्तार रूप लेता जा रहा है और अनेक अनेक प्रकार के प्रकल्प इसके अंदर प्रारंभ हो गए हैं। इसके अध्यक्ष संरक्षक उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और मेरे भी अभिभावक आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, और अभी जिनका संबोधन हम सब लोगों ने सुना, सच में ऐसा लग रहा था कि वो बोलते रहे थोड़ी देर और बहुत बाल्यकाल से मैंने उनके साथ काम किया है और उनका फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।